नमस्कार दोस्तों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की परिचय में अगले पॉइंट की बात करेंगे। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज बात करेंगे हम, देखिएगा, हम पढ़ रहे राजस्थान का परिचय, राजस्थान का परिचय और राजस्थान की परिचय। राजस्थान के परिचय में क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? हमने क्या पढ़ लिए थे? लगभग 6 पॉइंट पढ़ लिए थे हम, ठीक है। 6 पॉइंट के बाद में हम अगला पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। छठवां पॉइंट जो चल रहा था उसमें अक्षांश और देशांतर चल रही थी। अक्षांश और देशांतर भी हमने कर लिए हैं और समय का निर्धारण भी हमने कर लिए है। थोड़ी सी बात हम करेंगे समय के निर्धारण में 5 मिनट, फिर बाद में हम नया पॉइंट पढ़ते हैं। देखिएगा, इससे हमने क्या क्या पढ़ लिया। नंबर 1, उत्पत्ति पढ़ ली हमने, राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ ली। नंबर 2, राजस्थान की स्थिति पढ़ ली। नंबर 3, राजस्थान राजस्थान का विस्तार पढ़ लिया। नंबर चार राजस्थान का नामकरण पढ़ लिया। और नंबर 5, अक्षांश और देशांतर पढ़ लिया। अक्षांश व देशांतर पढ़ लिया। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे आज, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। तो अक्षांश और देशांतर चल रहा था। इस अक्षांश और देशांतर में समय का निर्धारण हम लास्ट में कर रहे थे, ठीक है। ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें आगे कुछ थोड़ी सी बात करते हैं हम देशांतर में समय का निर्धारण। देशांतर में समय का निर्धारण हम बात करेंगे, ठीक है। समय का निर्धारण हम करेंगे। तो देखिएगा, समय का निर्धारण में आप एक बात ध्यान रखें, कैसे क्वेश्चन आते हो समझो आप। देखिए मेरे भाई, ये 0 डिग्री देशांतर की बात करूंगा, 180 डिग्री की बात करूंगा मैं, समझो बात को। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके जस्ट पीछे, समझो बात को, इसके जस्ट पीछे 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है। उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि इसको 0 डिग्री को किस नाम से जानते हैं? विश्व की मानक समय की रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अब देखिएगा, मैं बात करूँ, ये विश्व की मानक समय रेखा है। विश्व की मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा। ये विश्व की मानक समय रेखा है, ठीक है। ओके, भारत की मानक समय रेखा कितनी है बताइए? भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 है। भारत की मैं बात करूं कि भारत की कितनी है? 82.5 है। तो भारत का समय, देखिए, भारत की बात भी करेंगे, भारत के समय में इसमें क्या फर्क आ रहा है। देखिएगा, ये भारत की मानक समय रेखा ही है जो 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, इसके जस्ट पीछे, बेटा, इसके जस्ट पीछे की मैं बात करूँ, पीछे वाली साइड में हम चलेंगे। जस्ट पीछे की ओर जाइए आप, तो मेरे भाई यहाँ जस्ट आप पीछे आएंगे तो यहाँ जो लाइन है, उस लाइन का नाम है 180 डिग्री पूर्वी। 100 पूर्वी नहीं बोलेंगे, पश्चिम नहीं बोलेंगे, तो सेंटर में है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर का पूर्वी और पश्चिम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यही 180 डिग्री इधर से आती है और यही 180 डिग्री इधर से आती है, ठीक है। इधर से चलेंगे हम तो भी यही आएगी। तो 180 डिग्री यही है। 180 डिग्री क्या कहते हैं? विश्व की मानक समय रेखा के अलावा क्या कहते हैं? इसको मानक समय रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विश्व की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके बेड़ा इधर जाएंगे तो समय बढ़ता है, समय प्लस होता है, बढ़ता है। और इसके इधर जाएंगे तो समय घटता है, समय माइनस होता है, कम होता है, समय घटता है, ठीक है। तो सेम इसके पीछे की हम बात करें, एग्जैक्ट इसके पीछे हम जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट पीछे जाएंगे, देखो ये बात समझ में आ रही मेरी? ये ठीक है। ओके, ये बात समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। हाँ, आ जाओ। ये तो लाइन बोर्ड से है, ये यहाँ से जब हम चल रहे थे, यहाँ से ये देखो पीछे की साइड जा रहे हैं तो वो 180 है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इसके 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो प्लस बढ़ेगा और इधर आएंगे तो बढ़ेगा। सेम काम यहाँ करें कि 180 के इधर जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा, समय कम होगा, समय कम होगा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। ये बातें ध्यान रखेंगे आप। अब आप इस बात को समझिए, कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा,
ये बात हम बताने जा रहे हैं, आपको समझने की बात कोशिश करें। इसको तिथि रेखा क्यों कहते हैं और इसको मानक समय रेखा, ये क्या डिफरेंस है इस तिथि में इस समय में, तो आप बात करते हैं, देखिएगा आगे आ जाइएगा। अब मेरे भाई मैं बात कर रहा हूँ तिथि की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। तिथि तिथि रेखा की मैं बात करूँ तो देखिए एक बात समझो आप कि अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है बेटा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट आप पीछे जाएंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे जाएंगे तो आप कितनी लाइन पार करेंगे, तो आप बोलोगे सर इस लाइन पे आएंगे तो 180, कितनी करेंगे आप 180, 180 देशांतर होगी, कितने देशांतर होगी 180 देशांतर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये बेटा, ये है कहने का मतलब ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्लोब में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसको मैंने, ये 3D एनिमेशन है, इसको मैंने 2D में कर दिया, ठीक है, समझो आप। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते बेटा ये कितने नंबर की है, जो ये लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है 180 है, ये 180 है। सेम 180 ये लाइन है, सेम 180 यही लाइन है, यही वो लाइन है, तो 180। अब इधर समय देखिएगा बढ़ेगा। अब मेरे भाई ऐसा कर देखिएगा, एक लाइन को पार करने में कितना टाइम लगता है, एक देशांतर को दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट बड़ा इधर टोटल कितनी होगी, तो आप बोलो सर इधर 1 से 0 से लेकर आप चलेंगे तो गैप कितने हो गए 180 हो गए, 180 गैप हो गए, ठीक है। तो 180 गैप, एक गैप कितने का है 4 मिनट का है, तो आप बताओ, और इसके 18 चौक 72, 720 मिनट होगी, 720 मिनट में आप घंटे में कन्वर्ट कर दो इसको, तो 720 में आप किसका भाग दे देंगे 60 का, तो मेरे भाई कितने घंटे आ गए 12 घंटे। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि 12 घंटे, 12 घंटे अगर इधर इधर आप जाएं तो 12 घंटे समय बढ़ जाता है, इधर जाएं तो समय बढ़ता है, प्लस होता है कितने घंटे 12 घंटे। जैसे आप, जैसे आप 180 पे जाएंगे 12 घंटे की लाइन को आप क्रॉस कर जाएंगे तो 12 घंटे बाद में PM AM चेंज हो जाते हैं, तिथि चेंज हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो तिथि चेंज हो जाती है आप। अच्छा इधर बढ़ता क्यों वो भी मैं बताता हूँ। इधर देख लो आप, इधर आएंगे तो समय क्या होता है घटता है, कितने घंटे 12 घंटे का फर्क आता है, ठीक है ऐसे। इधर आएंगे तो तिथि चेंज हो जाएगी, इधर जाएंगे तो भी तिथि चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसको तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ से यहाँ इस पर जाते ही तिथि चेंज हो गई आपकी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो वो हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो इस बात को, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझो आपको। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, देखा देशांतर रेखा है। सूर्य की किरणें ये हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ओके। अब आप इस बात को समझिए, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, लंबवत गिरती है किस पर, पृथ्वी पर। और पृथ्वी कैसे घूमती है बताइए आप, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी का रोटेशन कैसे है आप बताइए। पृथ्वी का रोटेशन यूं है, इधर पश्चिम से, पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ये बात समझिए आप। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है पृथ्वी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, फिर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये बात आप समझे, समझे मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। आगे पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ, इसमें कुछ क्लासें हैं, देखो मैं आपको लाइव दिखा दूँ तो ठीक रहेगा, ये ओपन हो जाए तो लाइव में दिखा दूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट का वेट कीजिएगा आप, कोशिश करते हैं चल जाए तो। ये अपडेट चल नहीं रही है ना, कोई बात नहीं, उसमें करते हैं। मैं आज कल आपको क्लास में दिखाऊंगा इसको, चीज़ को लाइव में, आप इस बात को देखेंगे कि कैसे रोटेट हो रही है, ठीक है, लाइव दिखाऊंगा मैं इसमें आपको। तो अभी चल नहीं रहा है, अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है, मैं कल दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसमें इमेजिन करो आप कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई ध्यान से सुनना आप बात को, कि आप इस बात को गौर से देखिएगा। सबसे पहले सूर्य की किरणें, जैसे यहाँ कोई लाइन है, इस लाइन पे गिरेगी, समझ रहे हो बात, इस लाइन पे सूर्य की किरणें गिरेंगी, इस लाइन पे सूर्य की किरणें गिरेंगी, फिर उसके बाद में सूर्य की किरणें इस लाइन पे गिरेंगी, समझ पा रहे हैं। सूर्य की किरणें फिर इसके बाद में यहाँ से इस लाइन पे गिरेंगी, इस बात को समझे आप, ठीक है। फिर सूर्य की किरणें इस लाइन पे गिरेंगी,
फिर सूर्य की किरणें इस लाइन पे गिरेगी। जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ रही घूम रही है, वैसे वैसे सूर्य की किरणें गिर रही इस पे। समझ रहे हो बात को? पहले सबसे पहले इस पे गिरेगी, आप समझो इस बात को। सबसे पहले इस पे गिरेगी, फिर इस पे गिरेगी सूर्य की किरणें, ठीक है। इस पे गिरेगी, फिर सूर्य की किरणें इस पे गिरेगी, फिर इस पे गिरेगी, फिर ऐसे 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 चलती आएगी। बात समझ पा रहे हैं ना? ऐसे सूर्य की किरणें ऐसे 4-4 मिनट ऐसे लग रही है। 4 मिनट इस पे, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट। तो आप बताइए कि सूर्य की किरणें सबसे पहले पूर्व में पड़ेंगी। ये कौन सा हिस्सा है ग्लोब का? ये ग्लोब का कौन सा हिस्सा है? पूर्व में। ये पूर्व है। ये कौन सा हिस्सा है? सूर्य किधर उगता है? बस पूर्व में उगता है। तो इसलिए सूर्य का चित्र मैंने पूर्व में बनाया। आधे सोचेंगे इधर क्यों नहीं बनाया है ना। हाँ, सूर्य पूर्व की ओर से, ठीक है। और ये क्या है बेटा? पश्चिम है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पूर्व में पड़ती है। बात समझ पा रही है? सबसे पहले कहाँ पड़ती है बेटा? पूर्व में। फिर जैसे जैसे इस लाइन से पृथ्वी घूमती है, इस लाइन पे आती है सूर्य की किरणें, फिर इस पे आती है, फिर इस पे आती है। तो यहाँ के लोगों में तो यहाँ तो सूर्योदय पहले हो जाता है। सूर्य सूर्योदय यहाँ सबसे पहले सूर्योदय हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या हो गया? सूर्योदय हो गया। सबसे पहले सूर्योदय पहले इसमें होता है। इसलिए टाइम इधर इस टाइम पूर्व वाला टाइम इसलिए पहले चलता है। यहाँ सूर्योदय हो चुका, यहाँ बाद में होगा। तो ये लोग तो पहले से क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें आप, पूर्व की यहाँ समय क्या होता है? बढ़ता है, और उधर समय क्या होता है? घटता है। यहाँ तो बाद में आएगा सूर्य। ये लोग तो वैसे हमसे पीछे चल रहे हैं। बात समझ पा रहे? अब क्वेश्चन कैसे आता है वो इस बात को समझिए आप। क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिएगा। क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखो। क्वेश्चन आता है, यदि यदि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, पूर्वी देशांतर रेखा पर, देशांतर रेखा पर, देशांतर रेखा पर सुबह के, सुबह के 7 AM है या बजे, तो 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 बताइए 15 डिग्री, 15 डिग्री पश्चिम देशांतर, पश्चिमी देशांतर, देशांतर रेखा पर, रेखा पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? क्या समय होगा? अब मेरे भाई इस बात को समझिए आप, गोलार्ध को छोड़ो, आप इतना समझिए, पूर्व से सूर्य आ रहा है तो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य आएगा तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो पूर्व वाले में तो सूर्योदय पहले हो चुका, तो वहां तो वो तो टाइम एक्स्ट्रा चल रहा है, एडवांस चल रहा है। पश्चिम वाले में टाइम बाद में चल रहा है, इसलिए वो आगे चलता है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, रटो मत आप, ठीक है। इस बात को समझिए कि देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखो। देखो ये कितना डिग्री है बेटा? ये 0 डिग्री देशांतर है। ये एक बेसिक बता रहा हूँ मैं नए बच्चों के लिए। इसको बनाने की वैसे जरूरत नहीं है आपको कि 0 डिग्री आप बनाइए बनाइए। मेरा मतलब ये है कि आपको ये सूर्य है, बात ध्यान से समझिएगा, हर चीज को डिटेल से समझिए आप। सूर्य बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इस बात को समझिए आप। ये सूर्य की किरणें पड़ रही है बेटा। सबसे पहले सूर्य की किरणें यहाँ देखिए, यहाँ गिर रही है 30 पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, पूर्वी देशांतर रेखा पर, देशांतर पर कितने बजे हुए हैं बेटा? कितने बजे हुए हैं देशांतर पर, पूर्वी देशांतर रेखा पर कितने बजे हुए हैं? 7 AM है। अब आप समझिए, पूछा कहाँ का है? तो आप बोले सर पूछा है पश्चिम का। तो बेटा पश्चिम किधर है? तो पश्चिम इधर है, ये पूर्व है। कितने का पूर्व पश्चिम का पूछा है? तो पश्चिम में कितने का पूछा है? आप समझिए, पश्चिम में पूछा है सर ये 15 डिग्री का। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? तो मेरे भाई इतना सोचिएगा, मैंने क्या समझाया था कि यहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ आएगी। समझो बात को कि यहाँ से सूर्य की किरणें इसमें आ रही है, ढंग से देखिएगा। यहाँ सूर्य की किरणें गिर रही बेटा, फिर यहाँ से सूर्य की किरणें आगे आएगी, तो यहाँ टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। आप समझो कितना टाइम लगेगा, ये बात आप समझो आप। तो आप इतना गौर कर लो कि यहाँ से इधर पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे इधर जा रहे हैं, समझ रहे हो? यहाँ से इधर जा रहे हैं, कितनी लाइन आप इधर जा रहे हैं? बोलो सर जीरो के इधर कितनी है? भाई जीरो की इधर कितनी है? जीरो की इधर कितनी है? 30 है। और जीरो की इधर कितनी है? 15। तो समझ पा रहे हैं ना? 30 इधर है, 15 इधर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी? 45 होगी। 45 लाइन आप किधर जा रहे हैं? पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? पश्चिम की ओर जाते ही आपका समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पश्चिम का ऐसा नहीं है, कभी बच्चे सोचे सर पूर्व से पूर्व की ओर, ये पूर्व है, यहाँ से यहाँ आए तो भी आप तो पश्चिम की ओर तो आ रही है, तो भी आप पश्चिम की ओर आ रहे हैं। इधर कहने का मतलब यहाँ से आए तो भी कम होगा समय, यहाँ से आए तो भी समय कम होगा। कहने का मतलब यहाँ से आए तो भी समय कम होगा, यहाँ से यहाँ आए तो भी समय कम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप?
कि इधर मूव होते ही यहाँ से लेकर यहाँ किधर भी बीच में कहीं पर भी ऐसे हो मूव, तो आपका समय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश करें। और यदि मेरे भाई ग्लोब में कहीं पर भी ले लो, आप ग्लोब में कोई लाइन ले लो, XYZ कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन, समझ पा रहे हैं मेरी बात, कोई भी लाइन लो, इस लाइन से इस पे आएंगे तो भी समय बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ 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 आएंगे तो भी समय बढ़ेगा। इधर मूव करते ही समय बढ़ेगा, तो इधर मूव करते ही समय बढ़ेगा, और इधर मूव करते समय क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या ऐसी स्थिति हो रही है कि आप इधर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है आप इधर आ रहे हैं तो समय क्या होगा, कम होगा। तो कितना कम होगा इस बात का पता कैसे चले? सर टोटल 45 डिग्री है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगती है, तो टोटल कितनी मिनट होगी, 180 मिनट होगी। कितनी मिनट होगी, 180 मिनट। 180 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो मेरे भाई घंटे में कितने से भाग दें, 60 का भाग दे दें आप, 60 का भाग दें, कितने घंटे आ गई, 3 घंटे। तो आपका समय मेरे भाई 3 घंटे कम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 में से 3 कम कर दो, कितना हो गया, 7 में से 3 कम कर दो, कितना आएगा, 4 AM। कितना आएगा बेटा, 4 AM। कितना आएगा, 4 AM। ठीक है, ये समय आगे चलता है और वो समय पीछे चलता है। अभी अब देख लो, अब आप खुद गौर से देखो, यहाँ के लोगों तो हाँ, यहाँ के लोगों के लिए तो चाय पानी हो गई 7 बज गए, और यहाँ के लोग सो रहे हैं अभी 4 ही बजे, क्योंकि यहाँ सूर्य बाद में आएगा। समझ पा रहे हो, सूर्य यहाँ बाद में आएगा, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, यही बताना चाह रहा था मैं। अब ट्यूशन कैसा ही आओ आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। अब हम नया पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, 5 हो गए, 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हम 6वां पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, नए पॉइंट की, तो देखिए राजस्थान के राजस्थान की प्रतीक की मैं बात करूं, प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक की मैं बात करूं तो प्रतीक पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे। ओके, राजस्थान की प्रतीक चिन्ह। देखिए प्रतीक चिन्ह में हम बात करें तो सबसे पहले ये प्रतीक चिन्ह में 6वां पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों को? ठीक है, हाँ आज अच्छा, प्रतीक चिन्ह में, प्रतीक चिन्ह में बेटा सबसे पहली बात आप अगर करें तो राजस्थान का, देखिए सारे प्रतीक चिन्ह ले रहा हूँ मैं, तो देखिए राजस्थान का राज्य, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु कौन है बेटा, चिंकारा। चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु कौन है, चिंकारा। और राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को अब देखिए कब दर्जा दिया गया, एक तो क्वेश्चन आता है राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को कब दर्जा दिया गया। तो दर्जे की मैं बात करूं, देखो 2 चीज बता रहा हूँ मैं, एक तो एक साथ बता रहा हूँ आपको, 2 चीज बता रहा हूँ। देखो एक तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, और देखिएगा और एक आप दोनों, चलो इसको ले लेते पहले, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को, इसको कब दर्जा गया। देखो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो जो जिसमें देखो जो पशु है ना, पशु और पक्षी, उसको तो 81 ले लो आप, और जो पेड़ है और फल है, देखो मैं 4 चीज ले रहा हूँ, समझो आप एक बार, फिर एक एक को पढ़ेंगे। मैं एक चीज साथ ले रहा हूँ आपको, राजस्थान का राज्य पुष्प। ठीक है, राजस्थान का राज्य पुष्प ले लो, पहले पक्षी ले लो आप, ताकि दोनों समझ में आ जाए। पक्षी, अब देखिएगा राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य, समझो आप, राजस्थान का राज्य वृक्ष की मैं बात करूं। अब देखिएगा ये जिनमें आप सोचो कि ये पशु है और ये पक्षी है ना, पशु पक्षी की मैं बात कर रहा हूँ, पशु और पक्षी, ये दोनों जानवर है, ये दोनों। ठीक, हालांकि जीव तो इन दोनों में भी है, लेकिन ये क्या है, अचल है, ये क्या है, चल है। चल वाले हैं, चल वाले, तो इनको पहले चला दो आप, और अचल वाले को बाद में चला दो, क्योंकि पुष्प चल नहीं पाएगा। ये देख 4 चीज लिखी मैंने, समझो आप इस बात को, बाद में एक एक को पढ़ते हैं। चारों को पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ, फिर एक एक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ आ जाओ, चारों के नाम देखिए। ये तो कौन है, चिंकारा, चिंकारा है, ये राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। पक्षी की बात करूँ तो गोडावन है, गोडावन है। पक्षी की बात करूँ तो कौन सा है, गोडावन है। पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा है, रोहिड़ा, ये लो रोहिड़ा। और बात करें वृक्ष की तो कहो खिजड़ी। अब देखो जीव सब में है, ये तो आपको पता है, लेकिन जीव की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं किसकी, जो चल है उसको पहले चलाओ, और अचल है उसको बाद में चलाओ। कैसे चलाएं, इसको दर्जा दिया गया था 1981 में, और इसको भी दर्जा दिया गया 1981, मई 1981। ठीक है,
आप 81 याद रखें। इसको दिया गया कब? 1983, 1983, और इसको भी दिया गया 1983। समझ गए बात? ऐसे याद करना है। तो दो तो 81 है, दो क्या है? 83 है। जो चलते हैं उसको चला दो पहले, जो नहीं चलते उसको बाद में, 2 साल बाद में चला दो। ठीक है, अब नहीं चलेगा तो बाद में चला दो। अब एक एक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आ जाओ। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु बोलो कौन सा है? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। लेकिन मेरे भाई एक बात कहूँ मैं आपको, ये कब दिया गया? 1981 में इसको दर्जा दिया गया था राजस्थान का। ठीक है, ये शुभंकर किस जिले का है? शुभंकर, शुभंकर किसका है बताओ? श्री गंगानगर का है, श्री गंगानगर जिले का शुभंकर भी है। ठीक है, ये शुभंकर है, आगे पढ़ाएंगे शुभंकर भी। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई ज्यादा नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम जरूर हर का याद रख, 3 चीजें याद रखनी, कब दर्जा दिया गया, कहाँ का शुभंकर है, और उसको उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। देखो चिंकारा से एक बात याद रखो आप, चिंकारा, चिंकारा से क्या याद रखो? चिल्लाना। क्या है? चिल्लाना। और चिल्लाने का मतलब होता है, ठीक है, गरजना। तो इसका नाम क्या है? गजिला, गजिला। ठीक है, क्या नाम इसका? गजिला, गजिला। चिल्लाना या गरजना, भाई चिल्लाएगा वही तो गरजेगा, तो इसे याद कर लो आप। क्या इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजिला, गजिला, वैज्ञानिक के नाम। बस ऐसे रिलेट कर लो आप, गजिला, गजिला, गजिला। लो, गजिला, गजिला, ऐसे याद कर लो। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजिला, गजिला। तो चिल्लाएगा, चिंकारा से याद करो, चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो क्या करेगा? गरजेगा। ठीक है, कई आदमी को गुस्सा आता है वो ना गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। तो ये गजेला, गजेला आप याद करो। बस 3 नाम तो आपको, इसको 3 चीज स्पेशल पढ़नी है। अब मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे पढ़ा रहा हूँ, देखिए इसके आगे देखो। राजस्थान का राज्य पशु, अगर पशुधन बाद में बात करेंगे पशुधन वाले की, एक और कर लो। राजस्थान का, राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पशु एक और है, कौन सा? पशुधन श्रेणी में, पशुधन श्रेणी, पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन है? तो आप बताएंगे ऊंट है। कौन है? ऊंट है, ऊंट है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? ऊंट है। किसमें कब दर्जा दिया गया? तो इसका दर्जा याद रखना आपको, बस ये 2-3 चीजें। इस पर दर्जा कब दिया गया इसको? इसको दिया था 19 सितंबर 2014 को, 19 सितंबर 2014 को। इसमें एक बात है, 2 बातें, इसका एक वैज्ञानिक नाम, मैंने बोला 3-4 चीज आपको स्पेशल याद रखनी। वैज्ञानिक नाम क्या बताओ इसका? इसका वैज्ञानिक नाम है केमलिन, केमलिन, इसका वैज्ञानिक नाम केमलिन है। हालांकि इसको आपको पता ही है ऊँट को क्या कहते हैं। ठीक है, गोरबंद इसका वो एक क्या है? आभूषण है क्या? गोरबंद आभूषण भी है, गोरबंद, हाँ हाँ। और वैज्ञानिक इसका एक एक नाम, इसमें सर्रा रोग आता है, इसमें क्या आता है? सर्रा रोग, इसमें एक रोग आता है, उसका नाम क्या है? सर्रा रोग है। ठीक है, गोरबंद इसका आभूषण याद रखना है, आभूषण, आभूषण इसका कौन सा है? गोरबंद। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, गोरबंद, गोरबंद पूछ लेता है कभी कभी। और एक इसका पूछ लेता है कि क्या ये राजस्थान मरुस्थल का क्या है? जहाज कहते हैं इसको, मरुस्थल, या रेगिस्तान बोल दो आप। ठीक है, रेगिस्तान का क्या कहते हैं इसको? जहाज, रेगिस्तान का, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं इसको, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये बात ऊँट के बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी ऊँट के बारे में। और तो बहुत कुछ उसमें जो इसके ऊपर, इसके खाल पे जो नक्शे बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? बीकानेर प्रसिद्ध है, ये आप कौन बताएगा? कमेंट में बताइए आप। इसके ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, ऊँट के ऊपर वो नक्शे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उस चित्रों को क्या कहते हैं? ये बात आप बताएंगे, फिर मैं कल क्लास में बताऊंगा आपको। हो सकता है आप बता देंगे। आ जाओ इसके बाद में, इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान का, राजस्थान, राजस्थान का राज्य पक्षी की मैं बात करूँ। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है बेटा? बताओ, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। मेन चीज है दो, गोडावन, गोडावन है, बताओ गोडावन पक्षी। ठीक है, गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक, इसको दर्जा तब कब दिया गया? यही मैं यहीं लिख दे दूँ, कब दर्जा दिया गया था इसको? 1981 में इसको दर्जा दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं?
देखो सर्वाधिक के अगर क्षेत्र पूछे तो अलग चीज है, और जिला पूछे, सर्वाधिक जिला पूछे, सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है वो अलग चीज है। सर्वाधिक जिला पूछे वो अलग चीज है, ठीक है। और इसमें अन्य अन्य कहाँ पाए जाते हैं, अन्य अन्य कहाँ मिलता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके उपनाम क्या है वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसे किस नाम से जानते हैं इसका ये भी ध्यान रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी ध्यान रखना है, वैज्ञानिक नाम ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी प्रजनन 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 स्थल स्थिति, प्रजनन केंद्र केंद्र कहाँ स्थित है, मतलब किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ठीक है। प्रजनन केंद्र किसको कहते हैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, इतनी बातें ध्यान रखनी है। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्षेत्र पूछे तो राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम, राजस्थान के पश्चिम में पाए जाते हैं, ठीक है ठीक है। राजस्थान के जिले पूछे तो सर्वाधिक जैसलमेर, सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। और किसमें, मरु राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय मरु राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में, मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है मरु राष्ट्रीय उद्यान, एक तो बीकानेर, सॉरी बाड़मेर, और एक जैसलमेर, ठीक है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अन्य नाम क्या है इसका, बताओ अन्य नाम क्या है इसको, सॉरी अन्य कहाँ पाया जाता है, अन्य कहाँ पाया जाता है। तो अन्य देखिए, एक तो अजमेर के सोरसेन 12, अजमेर के सांखलिया, अजमेर सांखलिया, अजमेर के सांखलिया में पाया जाता है। और मेरे भाई ये 12 के सोरसेन में पाया जाता है, 12 के सोरसेन में पाया जाता है, ठीक है। ये दो बातें भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके उपनाम क्या है, इसको मार मोरडी, मार मोरडी, ठीक है। चलो नाम में सारे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं मार मोरडी, ठीक है। ये तो कहते हैं इसको कहाँ, हाड़ौती में, क्या कहते हैं, हाड़ौती में कहते हैं इसको मार मोरडी। और इसको शर्मिला शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं इसको, इसको हुकना भी कहते हैं, हुकना भी कहते हैं, ठीक है। हुकना, सारंग, शर्मिला पक्षी, मार मोरली, ठीक है, ऐसे कहते हैं इसको, ठीक है। और देखिए वैज्ञानिक नाम, ये बहुत काम की चीज, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, देखो एक बात ध्यान रखें, देखो ये वैज्ञानिक नाम कभी नहीं बोलेंगे आप, ऐसे याद करो आप, कैसे याद करना वो देखो, जो मेन मेन चीज है वो मैं लिख रहा हूँ, काम की बातें हैं। ऐसे तो बहुत बातें इसमें, ऐसे याद करो आप कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में, ठीक है। राजस्थान के सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। और जैसलमेर का मतलब ये पाकिस्तान की बॉर्डर पे पाए जाते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पे, इधर तो कौन है, जैसलमेर, इधर देखो, इधर तो कौन है, जैसलमेर, और इधर कौन है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे पाए जाते हैं, ऐसा याद करो आप, इमेजिन करो। तो पाकिस्तान वाले यहाँ क्राइम ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, क्राइम ज्यादा होते हैं, आतंकवाद ज्यादा सिस्टम है, तो क्राइम ज्यादा होते हैं। और कब होते हैं, नाइट को होते हैं, तो दिन में तो पता चल जाता है आतंकवादी घुस रहे हैं, नाइट को ज्यादा होता है। तो क्राइटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है, क्राइटिस 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 सही नहीं लिखा, ठीक है, क्राइटिस नाइग्रिसेप्स। तो नाइग्री से याद करो नाइट, और क्राइव से याद करो क्राइम, ठीक है, नाइग्री, हाँ क्राइटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है। प्रजनन देखो, सेवण घास को सेवण घास को इसका प्रजनन स्थली कहते हैं, प्रजनन क्षेत्र, ठीक है, प्रजनन स्थली, स्थली, ठीक है। इसको प्रजनन स्थली कहते हैं, किसको, सेवण घास को। तो ये कौन था, राजस्थान का राज्य पक्षी, गोडाउन, ठीक है। इतना याद रखेंगे, बहुत है, काफी है इतनी बात तो। आ जाओ, इसके बाद में आप बताओ राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, और राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा, कौन सा है, रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा, ठीक है। रोहिड़ा को कब दर्जा दिया गया था बताओ, कब, 1983, ये ध्यान रखेंगे 1983 में। अच्छा इसका क्या क्या नाम है, देखो एक तो इसका नाम याद होगा, वैज्ञानिक नाम याद रखना है, वैज्ञानिक नाम याद रखना है। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा, पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, राजस्थान के पश्चिम में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, बोलो,
इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? अब बताओ, पहले तो वैज्ञानिक नाम बताइए आप, इसका वैज्ञानिक नाम बहुत पुराना है, क्या है? एंडुलेटा, ठीक है, टिकोमेला एंडुलेटा, पूरा नाम क्या है? टिकोमेला टिकोमेला एंडोलेटा, एंडोलेटा, ठीक है। कभी कभी नाम ऐसे लिखा था तो वो भी ठीक है, टिकोमेला एंडोलेटा ऐसे, एंडोलेटा ऐसे, ठीक है, टिकोमेला एंडोलेटा, ठीक है, ये भी ठीक है, टिकोमेला एंडोलेटा, ऐसे याद करो, ऐसे याद कर लो आप। देखो फूल ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, आपको तोड़ने के बाद 2-3 घंटे बाद में मुरझा जाता है ना, तो टिकता नहीं है, तो टिकता नहीं, इसका एंड हो जाता है, ठीक है, ये एंड है, देखो एंडोलेटा, टिकता नहीं है, तो टिकता नहीं है तो उसका क्या हो गया? एंड हो गया, ठीक है, किसका? रोइडा खुशबू का, ठीक है। हाँ, इसको मारवाड़ का क्या कहते हैं? बताओ, आप बताएंगे इस बात को। इसे इसे राजस्थान का, राजस्थान का क्या कहते हैं? आ जाओ, राज्य पुष्प तो कहते ही हैं, राज्य पुष्प के अलावा एक नाम और है, आप बताएंगे, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, आ जाओ। ये बच्चे पढ़ने में ध्यान कम देते, ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, ओके। इसके बाद में एक क्षेत्र और बताओ, मैं 2-3 क्वेश्चन पूरी क्लास में 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको, आ जाओ भाई। इसके अलावा देखो राजस्थान का, अब ले लो आप राज्य पक्षी, सॉरी पक्षी तो ले लिया हमने, राजस्थान, राजस्थान का राज्य, राज्य वृक्ष ले लो आप, वृक्ष नहीं लिया ना, राजस्थान का राज्य वृक्ष, बोलो कौन सा है? खेजड़ी है। एक तो खेजड़ी में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसको दर्जा कब मिला? बोलो खेजड़ी को कब दर्जा मिला, बोलो? 1983। मैंने बता दिया तरीका याद करने का, सारी बातें। अब सुनो खेजड़ी को, अब एक तो क्वेश्चन आता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सेनेरिया, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस, प्रोसेपिस सेनेरिया, ठीक है। ये देखो, मैं इसको याद कैसे करना है भाई, राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिचड़ी है, आप इस बात को समझो। खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी के मेले भी बढ़ते हैं और खेजड़ी की पूजा भी होती है, ठीक है, तो खेजड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, और देवताओं के स्थान भी लगभग राजस्थान में खेजड़ी के नीचे होते हैं, तो समझो आप, देखिए इस बात को समझो, ये प्रो है, ये क्या है? प्रो है, प्रो है, और इसका सीन बहुत अच्छा होता है। देखो आप, देखिए मोबाइल ले रहे हैं, ओप्पो का मोबाइल ले रहे हैं आप, किसका ले रहे हैं? ओप्पो, ठीक है। अब ओप्पो में भी अगर नया सीन आ रहा है आगे, वर्जन नया है, तो आप बोलो सर ये प्रो है, कौन सा है? ये प्रो, प्रो ओप्पो में कौन सा लेंगे फिर? प्रो लेंगे हम, समझ रहे आप? मतलब मेरा तो प्रो है, नोट 8 है, प्रो, नोट 8 प्रो, तो ये प्रो है, राजस्थान के लिए क्या है? प्रो है ना, राजस्थान के लिए क्या है? प्रो है, ये समझो इस बात को आप, राजस्थान के लिए क्या है? प्रो है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेपिस सेनेरिया, इसलिए इस प्रो होने के कारण इसका क्या है? सीन देखेंगे, क्या देखेंगे? सीन, ये प्रो अच्छा है, तो अच्छा सीन देखो, अच्छी चीज है राजस्थान में, ठीक है। एक तो इसका ये वैज्ञानिक नाम याद रखना है, दर्जा तो कब मिला है इसको ये ध्यान रखना है, इसके देखिए, इसे उपनाम क्या, किस उपनाम के नाम से जानते हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसे राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, हरियाणा में किस नाम से जानते हैं, हरियाणा में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको देखिए, पुराणों में किस नाम से, ये भी कभी कभी आ जाता है, पुराणों में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिएगा, ठीक है, पुराणों में किस नाम से जानते हैं, हरियाणा में पूछ लेते, कभी कभी पूछ लेते कन्नड़ भाषा में इसको किस नाम से जानते हैं, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ भाषा में, ठीक है। तमिल भाषा में पूछे थे, तमिल भाषा में क्या कहते हैं इसको, तमिल भाषा में क्या नाम इसका, इसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है ऐसा। देखो राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, राजस्थान में राजस्थान का क्या कहलाता है? कल्प, जैसे राजस्थान का क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। और इसे राजस्थान में, हालांकि राजस्थान में भी इसको क्या कहते हैं? जाटी भी कहते हैं, राजस्थान में इसको खिचड़ी भी कहते हैं, दोनों नाम बोलते हैं राजस्थान में। हरियाणा वाले तो खड़ी बोली इनकी, ये तो जाटी बोलते हैं इसको, ठीक है। पुराणों में इसको क्या कहते हैं? परिपत्तर, क्या कहते हैं? परिपत्तर, ठीक है, परिपत्तर के नाम से जानते हैं पुराणों में इसको, परिपत्तर। अरावली को कहते हैं परिपत्तर को, इसको पुराणों में कहते हैं समी, क्या कहते हैं? समी कहते हैं। और कन्नड़ में क्या कहते हैं इसको? बन्ना, बन्ना, बन्नी, हाँ जी, बन्ना में, तमिल में कहते हैं इसको पेमे, पे
में। और इसके फल को क्या कहते हैं बेटा, ये बताओ आप। फल को क्या कहते हैं, सांगरी, सांगरी और सांगरी। और जो जो पत्तियां होती है, इसकी पत्तियों को क्या कहते हैं, पत्ती, इसको पता, लौंग कहते हैं ना, लौंग। लौंग नहीं होता, वो लौंग होता है, ठीक है। चलो लौंग लिख देना, ठीक है। लो भाई लो, पत्ती फल सांगरी हो गया, ठीक है। और एक चीज और समझ लो आप यहाँ से, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था, और देखिए इसकी पूजा कब होती है, खिचड़ी की बताओ, कब होती है इसकी, इसकी पूजा कब होती है बताओ, कौन बताएगा इसकी पूजा कब होती है। आश्विन शुक्ल दशमी है ना, शाबाश। आश्विन, आश्विन शुक्ल, शुक्ल दशमी को इसकी क्या होती है, पूजा होती है। क्या बात है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ बढ़ता है, खेजड़ी राजस्थान में, खेजड़ी की पूजा तो डेली होती है। लुगाया, लुगान थाली बैठी है सारा दिन नाड़ बांधती रहे ना, हाँ। लेकिन स्पेशल कब होती है राजस्थान में सबसे बड़ी, तो होती है आश्विन शुक्ल दशमी। खेजड़ी वृक्ष कहाँ बढ़ता है बेटा, ये बताओ आप, खेजड़ी वृक्ष कहाँ बढ़ता है, मांगलियावास, मांगलिया, मांगलियावास कहाँ बढ़ता है, अजमेर। ये इसका, ये मेला है, खेजड़ी वृक्ष का क्या है, मेला है, अजमेर, ठीक है, अजमेर। हेलो, खेजड़ी वृक्ष का मेला बढ़ता है वो मांगलियावास अजमेर बढ़ता है, ठीक है। सबसे पुराना खेजड़ी वृक्ष भी कहाँ है, मांगलियावास से अजमेर में ही। अच्छा ये बताओ, खेजड़ी आंदोलन कब, वो कहाँ हुआ था, खेजड़ी, खेजड़ी आंदोलन, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, खेजड़ी आंदोलन के बारे में कुछ आता है। खेजड़ी आंदोलन 1730, अब देख लेना, 30 31, ठीक है। ये 30 से आएगा मेरे हिसाब से, जोधपुर, अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, जोधपुर महाराजा के समय। अमृता देवी, नेतृत्व पूछ ले आपको कि इसका नेतृत्व करने वाले कौन थी, अमृता, अमृता देवी रामा विष्णोई है ना, रामो विष्णोई की पत्नी थी, रामो विष्णोई की क्या पत्नी थी। इसमें टोटल कितने, 363, ठीक है, प्राणों को, अपने प्राणों को नौछावर करने वाले टोटल कितने थे, 363। रामो विष्णोई की पत्नी थी और अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था ये आंदोलन। जोधपुर के अभय सिंह महाराजा के समय हुआ था, ठीक है, जोधपुर के महाराजा के समय हुआ था, ठीक है, अभय सिंह के समय हुआ था, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इनकी डेट एक बार आप देख लेना, ओके, और इतनी बात होगी, ठीक है। अगर इसका ऐसे पूछ ले कि खेदली आंदोलन कैसे हुआ था, बासु दुश्मनी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल दशमी, अगर ये पूछ ले, ठीक है, जिसको विजय दशमी भी कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। कभी पूछे कि खेदली आंदोलन कब हुआ था, तिथि पूछ ली, तो तिथि भी आया भाद्रपद शुक्ल दशमी। बासु दुश्मनी, बासु कौन सु, अभय सिंह से दुश्मनी, अभय सिंह से दुश्मनी हो गई थी अमृता देवी की, इसलिए आंदोलन हुआ, ठीक है। इतनी बातें आप समझे, और बहुत बातें खिचड़ लिया। देखो, एक होता है मित्र, रुख भाईला, क्या है, रुख भाईला, राजस्थान में रुख भाईला, रुख भाईला का क्या संबंध है, तो रुख भाईला का संबंध है वृक्ष मित्र, क्या है, वृक्ष मित्र। रुख भाईला जो योजना है ना, ये परियोजना, ये जो ठीक है, ये किससे संबंधित है, राजस्थान में रुख भाईला किससे संबंधित है, वृक्ष मित्र से संबंधित। खेजड़ी, एक है ऑपरेशन खेजड़ा, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ऑपरेशन, ऑपरेशन खेजड़ा, खेजड़ है ना, ऑपरेशन खेजड़ा का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि ये राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बढ़ावा देने के लिए। रुख भाईला का मतलब वृक्ष मित्र होता है, और खेजड़ी, देखिए खेजड़ी आंदोलन ध्यान रखने हैं, खेजड़ी वृक्ष का पूजा कब होती है ये ध्यान रखना है, मेला कब पड़ता है, ठीक है। खेजड़ी दिवस कब बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, खेजड़ी दिवस, खेजड़ी दिवस कब बनाते, ये क्वेश्चन भी आता है, 12 सितंबर, क्योंकि वो 12 सितंबर को हुआ था, 12 सितंबर,
12 सितंबर, ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। ये सारी बातें मैंने लिख दी है, ये खेजड़ी के बारे में, वृक्ष के बारे में इतनी बातें याद रखनी होता है, काफ़ी है, काफ़ी है। आज इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो राजस्थान का देखिएगा, राजस्थान का राज्य, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य कौन सा है बताओ, घूमर है क्या? राजस्थान का राज्य रक्स कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर है। और घूमर को देखिए मारवाड़ में ज़्यादा होता है, मारवाड़ में सर्वाधिक, ये मारवाड़ में सर्वाधिक किया जाता है। ये मांगलिक नृत्य शुभ अवसर पे किया जाता है, ठीक है, ये मांगलिक, ठीक है, शुभ अवसर पे किया जाता है, ठीक है, मांगलिक। घूमर में, हालांकि घूमर कल्चर में और भी बहुत बातें, घूमर की घूम घूम है ना, तो 8 घूम, जब घूमर करते हैं ना घूमर, तो घूमने से क्या होती है, 8 अंक की आकृति बनती है, 8 अंक की आकृति बनती है। घूमर नृत्य जब किया जाता है तो आकृति कैसे बनती है? 8 नृत्य, ठीक है। कैसे बनती है देखो, इसमें बहुत लंबा काम है, मैं यहाँ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये लेडीजें ऐसे घूमती हैं और फिर इधर वाली लेडीज इधर आती है, ऐसे घूम घूम कर, तो ये 8 आकृति जैसे बनती है, आकृति अंक, ठीक है, घूमर में। इसे राजस्थान में, राजस्थान के नृत्यों का क्या कहते हैं? सिरमौर भी कहते हैं। इसे राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर, ठीक है, राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। घूमर थोड़ा ध्यान रखें आप, मारवाड़ में सर्वाधिक गाया जाता है, मांगलिक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, घूमर के बाद में राजस्थान का, अब बताओ आप, राजस्थान का गीत बताओ, राजस्थान का राज्य, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश, पूरा मैं गाऊंगा नहीं, कभी आप बोलो सर पूरा गा के दिखा दो, है ना? हाँ, ठीक है, पूरा आप गाएंगे कमेंट में, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, आप कमेंट कर देना पूरा गा के, पधारो हमारे देश। बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, राज्य गीत नहीं, ये राज्य गीत, इसको सबसे सर्वप्रथम गाने वाली कौन थी? प्रथम बार किसने गाया? प्रथम बार गाया, ये ध्यान रखना है। और प्रसिद्धि दिलानी किस दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई। देखो मैं एक चीज याद हूँ, प्रसिद्धि दिलाई, दिलाई दिलाई, दिलाई से याद हूँ जिलाई, दिलाई जिलाई, प्रसिद्धि दिलाई, उसका नाम रखो जिलाई, अल्लाह, अल्लाह जिलाई, अल्लाह जिलाई बाई, ये बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर। अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर, पहले बार गाने वाली, इसकी मांग पहली बार करने वाली को, तो कोई भी काम को पहले बार करते हैं उसको मतलब मांग की गई, उसकी उसकी मांग करने वाले मांगी भाई है। मांग करने वाली कौन है? पहली बार गाने वाले कौन है? मांगी भाई। मांगी भाई कहाँ की? उदयपुर की। मांगी भाई उदयपुर वाली सबसे पहले गाती इसको, और इसको प्रसिद्धि दिलाने वाली, दिलानी, दिलाई, 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 तो इसका याद रखेंगे जिलाई, दिलाई जिलाई। मांग करने वाली, पहली बार इसकी मांग करने वाली कौन थी? मांगी भाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। इसके बाद में मेरे भाई, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का, राजस्थान का राज्य, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? 1948 में उसको दर्जा दिया गया था, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का क्वेश्चन एक और आता है कि बताइए राजस्थान में बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ स्थित है? तो बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? बास्केटबॉल अकादमी, तो राजस्थान में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? अजमेर में, सॉरी, जैसलमेर में, पाकिस्तान की बॉर्डर जैसलमेर में स्थित है, ये लो है, ठीक है। तो ये राजस्थान के राज्य सभी। आगे आप देखिएगा, मैं इनको एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं बात करता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आ जाओ, हम बढ़ रहे राजस्थान के, देखो उत्पत्ति होगी, स्थिति होगी, विस्तार हो गया, नामकरण हो गया, ठीक है। राजस्थान में अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, देशांतर पूरा पढ़ा दिया था, देशांतर के 1-2 पॉइंट रह गए थे, वो देखो आप क्या पॉइंट रह गए थे। ये देशांतर का समय निर्धारण का क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम के आएंगे, तो पीछे आएंगे तो यह होगी 180, इसको कहते हैं मानक समरेखा, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय त्रिरेखा। विश्व भारती कौन सी साड़ी? 82, पढ़ा दी मैंने पूरी डिटेल से, ठीक है। अब देखो आप इधर यहाँ से इधर पीछे जाएंगे तो 180 है, तो कहने का मतलब जीरो की इधर जाएंगे तो 180, इधर जाएंगे तो 180, तो टोटल कितने घंटे होगी? 12 घंटे। 12 घंटे का, 12 घंटे का मतलब होता है पीएम से क्या हो गया एएम, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं? तिथि रेखा। इधर जाएंगे तो भी तिथि रेखा। क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, बता दिया आपको। फिर सूर्य की किरणें सबसे पहले इस पे पड़ रही है,
पृथ्वी रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले इसमें सूर्य की किरण आएगी, फिर इस पर ऐसे सूर्य की किरण उधर ज्यादा टाइम लेगी, तो पहले सूर्य इधर सूर्योदय होगा, बाद में सूर्योदय उधर होगा, इसलिए समय इधर बढ़ता है और इधर कम होता है। इधर वाले लोग उठ के चाय पानी पी लेते हैं, उधर वाले उठते नहीं है ना। हाँ ठीक है ऐसे। फिर देखिए भारत में मैंने एक प्रश्न करवाया आपको कि इधर 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 जाते ही समय क्या होगा, कम, और इधर आते ही समय बढ़ेगा। चाहे कोई रेखा से इधर आ जाओ, कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी रेखा से आ जाओ आप, इधर समय बढ़ेगा, सॉरी बढ़ेगा, और कोई भी रेखा से इधर से जाएंगे तो समय बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान के राज्य पक्षी प्रतीक पढ़े। ठीक है, प्रतीक के बाद में एक हो गया, दो, तीसरा प्रतीक, चौथा प्रतीक, पांचवा प्रतीक, छठवां प्रतीक, सातवां प्रतीक और आठवां प्रतीक। ठीक है, राजस्थान के कितने प्रतीक हो गए, 8 हो गए। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। अब थोड़ी सी बात हम और करते हैं, आ जाओ बड़े, छोटा पॉइंट लेते हैं, टाइम कम है तो छोटा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो हम राजस्थान की आकृति लेते हैं। ओके, राजस्थान की आकृति और राजस्थान के जिलों की आकृति। राजस्थान की आकृति और जिलों की आकृति, और जिलों की आकृति, राजस्थान और राजस्थान के जिलों की आकृति। सबसे पहले आप राजस्थान की आकृति बताइए आप कि राजस्थान की आकृति कैसी है, ये बताओ आप। राजस्थान की आकृति कैसे दिख रही है आपको, ये बताइए आप। बताओ राजस्थान की आकृति कैसी है, आप बताइए सर। राजस्थान की आकृति बताने वाले आप देखो, मैं पहले राजस्थान की बात करूंगा फिर जिलों की बात करूंगा। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज बताने वाले कौन थे? T.H. हैंडले। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है, आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज बताने वाले कौन थे? विषम कोणीय चतुर्भुज आकार। ठीक है, चतुर्भुज आकार आकृति है राजस्थान की, चतुर्भुज। ठीक है, तो कौन थे? टी एच हैंडले ने राजस्थान की सबसे पहले क्या बताई थी? विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति बताई थी। जबकि राजस्थान की आकृति सामान्यतः, आप बताइए सामान्यतः राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति सामान्यतः कैसी, बताओ। सामान्यतः बताइए सर, चतुर्भुज के जैसे, पतंगाकार है, बिल्कुल रोम्बस जैसी है। पतंगाकार, रोम्बस, चतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, आप समझो। ठीक है, अब लो सामान्यतः आकृति कैसी है, तो अब लो सर चतुर्भुज की जैसी है, चतुर्भुज। ठीक है, पतंगाकार भी हो सकती है, पतंगाकार भी है। ठीक है, और रोम्बस इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए रोम्बस भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत। रोम्बस की जैसी है, कैसी है? रोम्बस। ओके, राजस्थान की आकृति रोम्बस जैसी है, ये सामान्यतः राजस्थान की आकृति होगी। अब राजस्थान के जिलों की आकृति बता दो आप। जो नए जिले बने उनकी आकृति तो है नहीं, तो उसको तो छोड़ो आप, तो पुराने उनकी तो बता दो आप कम से कम। नंबर 1 बोलो, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है? बस शॉर्ट में लिखेंगे, हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है। हनुमान जी है तो सोफे पे बिठा दो आप, सोफे पर बिठा दो, और सोफे पर नहीं बिठाएंगे तो आप कुर्सी पर बिठा दो। ठीक है, ठीक है, या आप बोल दो सर एल जैसी है, कैसी है? एल जैसी है। फिर बताओ, और बताओ आप, बताओ दूसरा क्वेश्चन, आगे बोलो आप, मैं बोल लिखता जा रहा हूँ। जोधपुर की आकृति कैसी है? जोधपुर की आकृति कैसी है? ओके, आ जाओ। फिर मैं पूछूं आपको, बताओ जैसलमेर की आकृति कैसी है? जैसलमेर की आकृति कैसी, बताते जाओ आप, साथ साथ कमेंट करते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजसमंद की आकृति ले लो, राजसमंद की आकृति, राजसमंद की आकृति ले लो। ठीक है, दौसा की आकृति ले लो, दौसा की आकृति ले लो। भीलवाड़ा की आकृति बता दो फटाफट, भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? चित्तौड़ की आकृति कैसी है? चित्तौड़ की आकृति कैसी है? ओके, चित्तौड़ जिले की आकृति कैसी है? अजमेर की आकृति कैसी है? अजमेर, अजमेर और प्लस ब्यावर, अजमेर प्लस ब्यावर, अब दोनों की मिलाकर हो गई ना। ठीक है, केकड़ी का तो काम खत्म कर दिया, ठीक रहा, उसका काम हो गया। ठीक है, हाँ भाई, आगे बोलो, आगे बोलो। इसके अलावा बेटा और बताओ, सिक्कर की भी ले लो आप, सिक्कर को भी एक कर दिया, सिक्कर की ले लो आप। सिक्कर के अलावा चलो ये बताओ पहले आप, इनकी बताओ फिर वो ले लेते हैं हम। आज चलो बोलो, जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूर, मयूर आकृति की जैसी है, मयूर। जैसलमेर की आकृति कैसी है? विषम, विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज। ठीक है, विषम कोणीय। ठीक है, चतुर्भुज है। तिलक की आकृति कैसी है? तिलक के समान आकृति किसकी है? राजसमंद की। राज तिलक होता ना, और राज से तिलक कर दो। ठीक है, और जैसलमेर की साइड में कौन है? जैसलमेर की साइड में कौन है? ये आपका। ठीक है, जैसलमेर में आजकल फलोदी का भी कुछ भाग ले लिया। ठीक है, अकेले जैसलमेर की नहीं है, इसमें प्लस आप फलोदी का कुछ भाग है,
शामिल है। ठीक है, कोई बात नहीं उससे। आ जाओ। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो सप्त बहुभुजाकार भी बता सकते हो आप, क्योंकि विषम कोणीय है और चतुर्भुज जैसी है। ठीक है, सप्त बहुभुजाकार। ठीक है, ये भी ठीक है। अब चलो, दोसा क्या करती है? दोसा से आप याद रखो धनुष, धनुषाकार। दोसा से याद कर लो धनुषाकार। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? आयताकार। आयताकार भीलवाड़ा की आकृति है। ठीक है, चित्तौड़ की आकृति कैसी है? तो इल्ली के समान, या इल्ली नहीं बोलो तो आप इल्ली, इल्ली नहीं बोलो तो इल्ली के समान, या घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान। कोई बताएगा घोड़े की नाल के समान क्या आकृति राजस्थान में किन पहाड़ियों की, और वो पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? घोड़े की नाल की आकृति पहाड़ी कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, बताइए। अजमेर और ब्यावर की कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज कैसी है? सिक्कर की आकृति कैसी है? प्याले नुमा, प्याले, प्याले नुमा। ठीक है, या अर्ध, अर्ध चंद्राकार। प्याले नुमा या अर्ध चंद्राकार। ठीक है, अर्ध चंद्राकार, प्याले नुमा। ये भी उदयपुर की आकृति कैसी है? उदयपुर की। ठीक है, उदयपुर की आकृति कैसी है ये बताओ आप। उदयपुर जिले की आकृति कैसी है? बताओ। ऑस्ट्रेलिया के समान। एक तो भरतपुर की, दोनों की याद रखना है। भरतपुर, भरतपुर प्लस धौलपुर, इन दोनों की कैसी है ये बताओ आप। और फिर इसमें डीग अलग कर दिया, वो डीग भी ले लो। इन तीनों को मिलाकर कैसी आकृति प्राप्त होती है वो दो। और एक आप ये बताओ जालोर की आकृति कैसी है? जालोर को सांचौर मिला दिया वापस, तो जालोर की आकृति कैसी ये बतानी है आपको। ठीक है, एक आपको बतानी है उदयपुर, उदयपुर की आकृति कैसी है? उदयपुर की आकृति कैसी है? और उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है ये बतानी है। ठीक है, तो जालोर की आकृति कैसी है? व्हेल मछली, व्हेल मछली के समान है, व्हेल मछली के समान है। और इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों की, दोनों की पहले कैसी? बतख जैसी थी। उन दोनों की बतख जैसी, तो इनसे ये बना है। ठीक है, तो तीनों की मतलब बतख जैसी है। कैसी है? बतख, बतख जैसी है। ठीक है, और उदयपुर की आकृति कैसी बेटा? ऑस्ट्रेलिया के समान। कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है, और ऑस्ट्रेलिया के समान। ठीक है, बट पूछे उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? श्रीलंका के समान है। किसके समान है? श्रीलंका के समान। तो श्रीलंका के समान है। ठीक है, श्रीलंका। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। ये आकृति राजस्थान और राजस्थान के जिलों की आकृति है। तो इतने पॉइंट मैंने पढ़ा दिया आपको, ये सारे पॉइंट उम्मीद है आप याद रखेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। फिर हम कल नए पॉइंट के साथ मिलते हैं। ओके, ओके, ठीक है, धन्यवाद।